शुक्रिया अरशद नवाज़ साहब, आपने मौका दिया है। लेकिन जी मैं कोई इतना लर्नर आदमी नहीं हूँ कि इस तरह की चीज़ों को करूँ, लेकिन ये है कि सीखने सिखाने का अमल रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त ज़्यादातर भाई जो है वो नए हैं, जिनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो मैं इसे ना शुरू करना चाहूँगा 11-25 से, ठीक है जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसा वो आया था 11-25-2011 में, वो उसके तहत जो जिसे हम 508 सेक्टर कहते हैं ना जी, वो 5 सेक्टर थे: सर्जिकल, टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स और कारपेट। ये 5 जो इंडस्ट्री हैं, जो सेक्टर्स हैं, इन्हें 08 डाल दिया गया था। इसमें होता पहले ये था जी, 2011 से ऑनवर्ड जो था वो ये था कि हम लोग जो परचेज करते थे वो 0 रेटेड परचेज करते थे। तो एक्सपोर्ट जो होती थी वो भी 08, एक्सपोर्ट होती 08 हमारी, वो भी 08 ही है, यानी परचेज भी 08 थी और सेल भी 08 थी, ठीक है जी। तो ये 11-25 उस पे था, उसकी और क्लासेस थी, क्योंकि स्टार्ट जो है इसका यहीं पे है कि आफ्टर अबॉलिशिंग ऑफ 0 रेटेड टैक्स regime अंडर SRO 11-25/1/2011 डेटेड 31/12/2011, परचेजेस whether through imports or domestic supplies in textile sector were subjected to sales tax at the rate of 17%, and the inputs consumed in exported goods thus become liable to be refunded to the exports. In order to facilitate the cash flow requirement of export-oriented sectors, particularly textile exports, an automated sales tax e-refund system FASTER was introduced to process and sanction exports refunds expeditiously. अब इसमें ये है जी कि जब 11-25 को उन्होंने खत्म कर दिया, तो वही ये था कि वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसका टेक्सटाइल का जिक्र करते हैं, लेकिन है तो ये क्योंकि टेक्सटाइल लिखा तो मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। टेक्सटाइल का जिक्र करते हैं तो टेक्सटाइल पे 17% लोग पैसे पहले देते थे, परचेज की मतलब अमाउंट देते थे और वापस देना मसला बना हुआ था। तो उन्होंने कहा जी हमने उसके मुताबिक उसके लिए फास्टर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि लोगों को फास्टर में जो ये सेक्टर है उसमें टाइमली पैसे मिल जाएं, उनका कैश फ्लो ना डिस्टर्ब हो। However, it continued to malfunction on multiple counts, producing suboptimal outcomes, and was found deficient in effectively analyzing the admissibility of refund in relation to quantity and quality of input claim by the taxpayers. अच्छा, इसमें हुआ ये था कि इसमें गवाह मतलब मैं खुद ही भी जाके देखा था काम स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री से बता रहा हूँ क्योंकि नए दोस्त हैं, उन्हें चीज़ों का पता लगता रहेगा। हमारे यहाँ पे चोरी अनवर साहब रह के गए हैं कमिश्नर पीस, वो वहाँ पे चीफ IT थे। मैं उनके पास जाके बैठा, मुझे कहने लगे यार ये सेल्स टैक्स का देखो इंतजाम क्या है। मैंने क्या कहते जी एक्टिविटी इन्होंने ली हुई है सर्जिकल की, लेदर की, स्पोर्ट्स गुड्स की। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स गुड्स में समझ आता है कि लकड़ी का इनपुट लिया गया है, लेदर वाले भी लकड़ी का इनपुट ले रहे हैं, सर्जिकल वाले भी लकड़ी का इनपुट ले रहे हैं, और इवन जो क्या उसे कहते हैं टेक्सटाइल वाले भी लकड़ी का इनपुट ले रहे हैं। तो ये तो बड़ा काम खराब है। मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्जिकल गुड्स, उसके पीछे रॉ मटेरियल क्लेम कर रहे हैं लकड़ी का, उसके भी क्लेम कर रहे हैं ऐसी चीज का जिसका ताल्लुक से कोई नहीं है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, resulting in allowing portion of refund relating to such inputs which otherwise were not liable to be allowed either on basis of excess consumption or otherwise being inadmissible under the law. These system glitches created problems for exporters in terms of uncertainty and stuck up liquidity, and for the tax administration in terms of credibility deficit. बात उनकी ठीक है कि जब उन्होंने इस तरह काम शुरू किए जो मैंने पहले अर्ज किया है कि इनपुट किसी का और एक्सपोर्ट कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये तो लास्ट में जाना शुरू हो गया काम। हम जिस काम के लिए हमने ये फास्टर शुरू किया था उसका तो उस एबिट से बाहर निकल गया, तो हम इसे किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि जो लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जनाब साथ लकड़ी की परचेज डाल रहा है, लोहे की परचेज डाल रहा है। मेरे पास एक केसेस मैंने खुद ही देखे थे जी, लेदर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 50% वो स्टील का कंज्यूम करते थे। उनसे पूछा क्यों, क्या लगी इसमें स्टील के बैज लगते हैं, ये चीजें लगती हैं, वो चीजें लगती हैं। मैं कहती हूँ पोर्शन होगा 1%, 2%, 4%।
आप 50% क्लेम कर रहे हैं। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा जी फास्टर में हम तो आपको अलाउ किया था, आप पैसे लिए जा रहे हैं, तो जब हमें आपने टैक्स डेफिसिट शुरू हो गया और हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो फिर हमें कैसे इसे रोके या कैसे इसे ब्रेक लगाएं। फिर उन्हें अगली जो है उन्होंने चीजें इसमें तैयारी करके चीजें की। वो क्या था जी, Hence, in order to ensure certainty, transparency and truthfulness in processing of sales tax refunds across the board and issuance of valid and legitimate refunds to the exporting units, and also safeguard the government revenue, FBR has decided to upgrade the automated system by incorporating benchmarks and input-output ratios, which were finalized after due deliberations made with members from customs authorities, textile exports association of Pakistan, hosiery manufacturers association, IOCO directorate, consultants on textile sectors, study and inland revenue officers। अब वो बात फिर टेक्सटाइल की करता है, वो इसलिए टेक्सटाइल की बार बार बात कर रहा है कि टेक्सटाइल वालों का इनपुट जो था उन्होंने ज्यादा लिया हुआ था, और लेते भी कैसे थे कि अगर कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़े में मतलब धागा भी लगना है, बटन भी लगने हैं, और भी चीजें होनी है, वो क्या करते थे जो 12% वाला मामला था हमारे पास, इसमें एक करता चलूंगा एक सर्कुलर आया था जिसके तहत गवर्नमेंट ने लॉ किया था आप अपनी एक्सपोर्ट के 12% तक आप सेल्स टैक्स रिफंड ले सकते हैं। लाइक अगर आप 1 लाख रुपए आप 1 करोड़ रुपए से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 12 लाख रुपए सेल्स टैक्स रिफंड आप ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 75% क्रॉस कर जाता है परचेज। वो भी कई सेक्टर्स में है, लेकिन ज्यादातर ये लोगों ने हम लोगों ने इसे गलत इस्तेमाल किया, उस वजह से उन्होंने इसे मेल फंक्शन किया। उन्होंने कहा कि हम इसे दोबारा से उन्होंने मुख्तलिफ एसोसिएशन से बात की, IOCO इनपुट आउटपुट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान से बात की, और करने के बाद इसे एक नई शक्ल दी। Therefore, Federal Board of Revenue is pleased to make following alterations fully automated system faster। अब फास्टर में उन्होंने चेक्स लगाए ताकि इस तरह की गड़बड़ेशन ना हो सके। अच्छा, ये ना जो STO 9 है ना सदर साहब, उसकी जो रीडिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, तो सबको व्हाट्सएप पे हमने ना सियालकोट टैक्स बारे में दे दी है, तो खोल के देखना चाहे तो देखिए। आगे जी इसमें वो कह रहे हैं जी, जो पहला उन्होंने रूल बनाया, वैल्यूएशन चेक शैल बी 15% बोथ फॉर एक्सपोर्ट्स एंड लोकल सप्लाईज फॉर फाइलिंग ऑफ नेक्स्ट एज फॉर करंट टैक्स पीरियड। अब जिस तरह हमें पता है, क्योंकि नए दोस्त बैठे हैं, मैं इसे ग्रास रूट से करना चाहूंगा बात। जो टैक्स पीरियड है सेल्स टैक्स में, वो हर मंथ का टैक्स पीरियड अलग होता है, जबकि इनकम टैक्स में डिफरेंस ये है कि हर साल एक टैक्स पीरियड होता है, जैसे टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2024। अब जो टैक्स पीरियड जो सेल्स टैक्स में है वो है लाइक जून 2023 अलग टैक्स पीरियड है, जुलाई 2023 अलग टैक्स पीरियड है। अब वो क्या है जी, वैल्यूएशन का चेक लगा दिया गया एक्सपोर्ट्स के लिए भी और लोकल के लिए भी कि 15% आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। लाइक ये हम इसे नहीं मानते एक्सपोर्टर्स, लेकिन एक्सपोर्टर्स की रिटर्न फाइल करते हैं, होता तो वैल्यूएशन है उसमें। हमने एक परचेज की 15 रुपए की और हम उसे सेल कर रहे हैं 20 रुपए की, ठीक है जी। 15 रुपए की लेके 20 रुपए की सेल कर रहे हैं, बीच में परचेज अगर आई, वैल्यूएशन तो हो गई, परचेजेस हम करते हैं लाइक हम जिस तरह मैं कहा था कि 12% की परचेज पे 70% भी चल जाती है, वो करते हैं। तो वैसे भी 25% जो अगर सेल करते हैं तो 100 रुपए करते हैं, 75 रुपए का हमारा वो है परचेज है, तो ऑटोमेटिकली वो 25 रुपए तो हो गई ना, उसमें वैल्यूएशन हो ही गई, ठीक है जी। उन्होंने चेक लगा लिया कि कम से कम पहले हम लोग क्या करते थे कि 10% वैल्यूएशन पे लोकल पे हम लोग ऐड कर, मतलब एक रूल बना हुआ था कि 10% वैल्यूएशन करो और उसे सेल डाल दो। उन्होंने कहा जी नहीं, इसे 15% पे लेके जाएंगे हम, 15% वैल्यूएशन होगी तो हम चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, the total amount of refund paid against claim filed and processed shall not exceed the lower of the two amounts, namely the amount of input actually consumed goods and exported supplied at zero duty rate or 12% of the exports। फिर वही बात जो मैंने पहले कही है, इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से देखेंगे, एक तो एक्चुअल परचेज होती है, जो दो बातें कर रहे हैं, ये भी बात उन्हें कह दी है कि हमें पता है कि आप एक्चुअल परचेज भी कर रहे हैं और 12% भी जा रहे हैं। वो कहते हैं जी इसकी एक्चुअल परचेज होगी, लाइक कारपेट्स वाले हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, कारपेट्स वाले हैं, वो रफ परचेज करते हैं, उनकी परचेज 5 या 6% से ज्यादा कभी ऊपर नहीं, हैंडमेड काम है सारा। या आप यूज के शुमार्स वाले देख लें, उनकी 5% या 6% से ज्यादा नहीं है परचेज नहीं है, बाकी सारा हैंडमेड काम है,
उसमें उन्होंने कहा कि या तो वो आप लेंगे और दूसरी सूरत में यह है कि आप मैक्सिमम 12% ऑफ दी एक्सपोर्ट जो है वो रिफंड ले सकते हैं। फिर बात करूंगा कि 1 करोड़ पे अगर आपने एक्सपोर्ट की है तो 12 लाख रुपए स्टेट टैक्स का रिफंड आप ले सकते हैं। ठीक है जी। ये 12 लाख में स्टेट टैक्स का मतलब है कि 75% प्लस आपकी परचेज जो है वो होती है जी। दूसरी तरफ आगे तीसरी बात करें जी, इन एडमिसिबल इनपुट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 शैल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स थ्रू फास्टर। अब इसमें ये चीज आ रही नई चीज मतलब ये चीज आ रही है कि ये बात है कि क्यों ये क्या बात उसने की है कि इन एडमिसिबल। अब कई चीजें ऐसी होती है इन एडमिसिबिलिटी की बात अब खत्म हो गई है, वो चीज रह तो नहीं गई हुई, क्योंकि जो अगर इन एडमिसिबल हो तो सामने मतलब उसे आप क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें एडमिसिबल का मतलब क्या आ गया जो मेरी एक समझ के मुताबिक है। जब हम पहले करते थे ना जी अपनी सर्विसेज डालते थे, DHL की दूसरी सर्विस डालते थे, वो एडमिसिबल नहीं थी और उसे रेफर कर देते थे, लेकिन अब वो भी एडमिसिबल हो गया है। इन एडमिसिबिलिटी इन चीजों में बहुत कम रह गई है। ठीक है जी, एक ये चीज आगे जी। आगे अगली बात करें, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट शैल नॉट बी अलाउड टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज सेक्टर्स on the goods which are not related to their business activity. The negative list of such unrelated goods is annexed. ये वही बात हो गई मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जिस चीज को देखा उन्होंने कहा जी नेगेटिव जो एक्सपोर्ट आप अगर सर्जी का एक्सपोर्ट करते हैं, अगर लेदर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके अगेंस्ट अगर आप उसका लेदर का केमिकल जो होता है वो अगर आप करेंगे, लेदर करेंगे, रॉ लेदर करेंगे, वेट ग्लू वगैरह, या उससे रिलेटेड चीज करेंगे, बटन्स करेंगे, जिप्स करेंगे, तो हम अलाउ करेंगे। अगर आप उसमें आप कहते हैं कि हम लकड़ी कर रहे हैं, लकड़ी के बक्से जा रहे हैं, तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये बे रीडिंग के बाद इसका मतलब ये और ये कर भी रहे हैं आप ये। अगली जी कहते हैं द सप्लायर्स हु हैव अटेन्ड स्टेटस ऑफ एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल और ब्लैक लिस्टेड शैल नॉट बी प्रोसेस्ड बाय ऑटोमेटेड सिस्टम फास्टर। एबनॉर्मल प्रोफाइल वाले केसेस और जो ब्लैक लिस्टेड वाले हैं वो उसे नहीं कर रहे हैं, एडिटेट कर रहे हैं, वो करना भी नहीं चाहिए। अब एबनॉर्मल प्रोफाइल यूजुअली हमें पता नहीं होता, लोगों की नजर में नहीं आता कि एबनॉर्मल प्रोफाइल है क्या। ये यूजुअल जो है वो ऐसे चल रहा है कि जो सिंध से हम कोई चीज लेते हैं, कराची से कोई चीज परचेज करते हैं, सिंध से पंजाब में डालते हैं, तो वो यूजुअली एबनॉर्मल प्रोफाइल वहां से वो हो रहा होता है, सिंध से सिंध वाला हो रहा होता है, पंजाब से सिंध का चीज परचेज कर सेल करें या सिंध से पंजाब को परचेज करें। ठीक है जी, तो वहां पे एबनॉर्मल प्रोफाइल का इश्यूज आ जाते हैं। और भी इसमें मामला होंगे, लेकिन जो मेरी नजर में गुजरे हैं वो ये गुजरे हैं कि इस तरह के मामला में एबनॉर्मल प्रोफाइल आ जाता है, उसे वो नहीं करते हैं। उसे मैंने यहाँ पे बता करना मैंने दिखा के चीजें दिखा के प्रूव करना पड़ता है, उसे करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इन एडिशन टू द चेक रिस्क पैरामीटर्स ऑलरेडी implemented through faster the following risk parameters shall be applied in the automated fund processing system। अब इसमें रिस्क पैरामीटर्स भी उन्होंने रखनी है कि रिस्क क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं या किस तरह करेगा ये काम, ये फास्टर कैसे काम करेगा, इसमें कैसे डेफर करेगा, किस चीज को देगा और क्या करेगा। नंबर 1, फास्टर शैल डेफर प्रोपोर्शनेट इनपुट रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट जीडी अंडर ऑब्जेक्शन। अच्छा, जो लोग पुराने सेटर्स का काम करते हैं, जो पुराने रिफंड्स करवाते हैं, उन्हें आइडिया होगा जब हम पहले रिफंड्स करवाने जाते थे यहाँ से मैनुअली, जीडी जिसमें कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई भी प्रॉब्लम जीडी की आती थी, इस पे मैं अगली बात करूंगा, इसका भी हल मौजूद है, वो मैं अलग से उसमें बात करता हूँ। जो जिस जीडी में कोई प्रॉब्लम आती थी, जैसे एमआर मिसमैच, डेट मिसमैच, जिस तरह कोई चीजें आती थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम उसे प्रपोर्शनेट कर लेंगे। लाइक आपका 10 लाख रुपए का आपके एक्सपोर्ट 20 लाख रुपए की आपकी जीडी है और उस पर आपने फंड क्लेम किया 2 लाख रुपया, वो कहते हैं जी 10 लाख रुपए की एक जीडी आपकी जो है वो शो कर रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम विद इन नो टाइम क्या करेंगे, उसे डेफर कर देंगे, उसे डेफर कर देंगे, 10 लाख आपको लोग कर देंगे। और ये इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, उसका मतलब ये है कि यहां से जाके आप मैनुअली करवाएंगे। लॉजिकल चेक शैल बी enabled in system to cross match the date of export GD with the date of purchase invoice। ये बहुत बड़ा इशू था पहले, अब जो निजाम ने किया है, बेशुमार लोगों ने नोटिस भी आए और किया भी, हम लोग करते रहे ऐसे। हमारी एक्सपोर्ट होती थी 23 तारीख की और हम परचेज डालते थे 26 तारीख की, और फिर हम हवाले देते रहते थे जाके उस पे कि हाईकोर्ट का फैसला हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं, जो आपने फैसले देने बाद से दें, यहाँ पे हम उसे फास्टर नहीं करेंगे, जिसकी परचेज एक्सपोर्ट डेट के बाद की होगी
उसको हम एंटरटेन फास्टर में नहीं करेंगे। आगे जी, टोटल अमाउंट ऑफ रिफंड सैंक्शन एंड रिफंड डेफर्ड शैल नॉट बी एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। अच्छा जी, पहले इस तरह हो रहा था, इससे पहले ऐसे हो रहा था कि एक बंदे ने रिफंड अप्लाई किया सेल्स टैक्स का 2 लाख रुपया और कैरी फॉरवर्ड है उसका 4 लाख रुपया। एक मतलब 0 रुपए उसके उन्होंने ये सैंक्शन किए और डेफर 2 लाख और 4 लाख 6 लाख रुपया उन्होंने डेफर कर दिया। उन्होंने यहाँ पे ये रोक लगाई है कि ऐसे नहीं होगा, जो कैरी फॉरवर्ड है वो चलेगा। अगर 2 लाख आप क्लेम करते हैं तो 2 लाख ही डेफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा डेफर नहीं किया जाएगा। पहले ये हो रहा था। अब अगली चीज है फर्स्ट क्लेम ऑफ द रिफंड बाय न्यूली रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट्स फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फास्टर एंड बी प्रोसेस्ड थ्रू स्टार ईआरएस। अच्छा, इसकी भी हिस्ट्री जो चीजें जो दी हैं कि सबके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री मौजूद है। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या मौजूद है? पहले जब हम रिफंड को आते थे फास्टर सिस्टम से पहले, 1 जुलाई 19 से पहले, जो तरीका का ये होता था कि अगर पहला रिफंड होता था, पहले रिफंड हम करवाते थे, हम प्री रिफंड ऑडिट करवाते थे। उसके बाद प्री रिफंड ऑडिट करवाने के बाद वो चेक करते थे कि वाकई ये बंदा ठीक है या नहीं है। उसमें वो टाइम 4 से लगाते थे, फिर वो रिफंड देते थे। उन्होंने क्या है जी, एक बंदा यहाँ पे फ्रॉड्स भी काफी हुए हैं। लोग क्या करते हैं, बाहर जिन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं करोड़ों रुपए की, वो क्या करते हैं, उन्होंने बाहर से पैसे भेज रहे हैं, वो यहाँ पे एक फर्म बनाते हैं, उसमें पैसे मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड करवाते हैं, मतलब 50-60 करोड़ रुपए यहाँ पे सर आगे ऐसे यहाँ पे सर वो 50-60 करोड़ रुपया उस पर डलवाते हैं, एक्सपोर्ट की बात पर डलवाते हैं। जब 50-60 करोड़ डलवा लेते हैं, उसके अगेंस्ट वो मतलब फेक इनवॉइसेस लेके, फ्लाइंग फेक इनवॉइसेस लेके फंड भी लेते हैं और कुछ ऐसे में गायब हो जाते हैं। उन्होंने ये रोक लगाई है, अगर कोई प्रॉपर एक्सपोर्टर है तो 12 माह एक्सपोर्ट करेगा, पता लगेगा ये एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम उसे अलाउ करेंगे कि ये रिफंड ले सकता है फास्टर सिस्टम में। अदरवाइज वो फास्टर में फॉल नहीं करेगा, वो मैनुअली फॉल करेगा, मैनुअली यहाँ से आगे रिफंड को आएगा। और ये इसमें रूल में जो है जी, मेरे मुताबिक ये ठीक रूल है, क्योंकि हर बंदा मैन्युफैक्चर बन के रिफंड लेने चला होता है, जिसका मतलब पता भी नहीं होता क्या सैलरी क्या रहेगी। Refund claim once excluded from faster shall not be allowed to roll back. It shall be processed only through star ERS. ये बार-बार जो हम बार-बार कह रहे हैं डिसरोड वाली बात को, दूसरी तीसरी बात को ये रोल बैक करवाएं या डेफर को रोल बैक करवाएं, उसने कहा स्टार सिस्टम के जो फास्टर में होगा वो रोल बैक नहीं होगा। लेकिन इसमें इसकी भी एक चीज जो है वो मौजूद है। 2020 में एक सर्कुलर आया था, उसके मुताबिक वो कर भी देते हैं। लेकिन इसमें जो जिसमें एससीजी में कह रहा है जी, एक दफा फास्टर में जो रिफंड हो गया तो वो उसमें अगर यहाँ से उन्होंने कर दिया कि ये फास्टर में फॉल नहीं करता, एक्सक्लूड कर दिया, तो वो स्पेसिफिक रिफंड जाके आप मैनुअल करवाएंगे, जहाँ से करवाएंगे ताकि उधर से भी उनकी तसल्ली हो जाए, तो वो आइंदा से फास्टर में रखें। ये स्पेसिफिकली टैक्स पीरियड की बात हो रही है, एक टैक्स पीरियड की, इससे अगली की बात नहीं हो रही है। अगला क्या है जी, फॉर रिफंड क्लेम्स ऑफ कमर्शियल एक्सपोर्टर्स द पेमेंट ऑफ सच रिफंड शैल बी मेड आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। अच्छा, इसमें फिर वो बात करूंगा क्योंकि नए दोस्त बैठे हैं। जब हम पहले रिफंड को आते थे, जब जुलाई से पहले रिफंड को आते थे, और एक्सपोर्टर्स का हम रिफंड दे सकते हैं, यूटिलिटीज और सर्विसेज का रिफंड ले सकते हैं, वो करवाने जाते थे। तो तब होता ये था, हमसे मुआयद थी कि आप इनकी एक्सपोर्ट रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेके आए, एक्सपोर्ट अमाउंट रियलाइजेशन की हुई है कि नहीं, एक्सपोर्ट्स की अमाउंट रियलाइज हुई है कि नहीं, एक्सपोर्ट प्रॉपर हुई है कि नहीं, बैंक में पैसे आए हैं कि नहीं। जब तक हमने मतलब वो पीआरसी दिखाते हैं, वो दिखाते पीआरसी दिखाते थे, दावे देते थे, वो वेरीफाई करवाते थे, फिर इसका रिफंड देते थे ये लोग। अगला जी, रिफंड टू द एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट शैल नॉट बी प्रोसेस्ड थ्रू फास्टर एंड शैल बी पेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन यूटिलाइजेशन बाय द फील्ड फॉर्मेशन। हाँ, ये एक नई चीज है, पहले ऐसा नहीं था कि जो बंदा फिक्स्ड एसेट मंगाता है, लाइक मशीनें मंगाता है। अच्छा, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, वो भी हम लोगों ने बड़ी अच्छी बात की हुई, हमसे प्राप्त लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने, अमीर अब्दुल्ला साहब हंस रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या हुआ है। लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक फैक्ट्री है XYZ, वो मैन्युफैक्चर इंपोर्टर एक्सपोर्टर है लेदर का, उसमें सबको पता है जो की मशीन इस्तेमाल होती है, और ये एसेट्स में जो है फिक्स्ड एसेट में आता है, जिसे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है, उससे हम रिफंड ले सकते हैं। करते लोग ये थे कि पहले हाल फूल थे, किसी ने जो कि कमर्शियल एक्सपोर्टर ने जो कि मशीनें मंगाई है उसे अपने नाम पे, उसकी मैन्युफैक्चर के नाम पे मंगा दी है, वो मैन्युफैक्चर उसका रिफंड क्लेम कर रहा है, उसके पास चीज है या नहीं है। उन्हें इसको रोक लगाने के लिए कहा जी, जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा, जो बंदा परचेज करेगा और इंपोर्ट करेगा,
ये जो है रजिस्ट्रेशन, उसे पहले टैक्स ऑफिस का बंदे वेरीफाई करेंगे बाकी वहाँ पर ये चीज़ काम हो रहा है कि नहीं। तो फिर हमें इतराज कोई से देने में हम जरूर देंगे, लेकिन चेक करके देंगे। अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन यूटिलिटीज शैल बी prorated on the basis of consumption between zero rated supplies and domestic sales। होता ये है कि हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल भी काम करते हैं। फिर वही बात होगी कि 20 लाख की एक्सपोर्ट की है उसने, 10 लाख की एक्सपोर्ट की है उसने, और 10 लाख रुपए से लोकल सेल की है। तो वो क्या किस तरह चेक करेंगे? बिजली का बिल आया 5 लाख रुपया, वो 2.5 लाख रुपया बिजली का बिल डाल देंगे इस पे, लोकल सेल को करेंगे, और 2.5 लाख का जो है उसका रिफंड से देंगे। ठीक है, उन्हें प्रोपोर्शनल करें, उसे प्रोपोर्शनल करेंगे। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, ये ठीक चीज है। अब इसमें दिया कि बोर्ड शैल ऐड और डिलीट और मॉडिफाई द annexes or conditions benchmarks mentioned therein as and when deemed necessary after recommendations of the field formation holding jurisdiction over the export oriented sectors। क्योंकि इसमें डिलीट की चीज की जा सकती है, ऐड भी की जा सकती है फील्ड फॉर्मेशन के जरिए। उसे कहा फील्ड फॉर्मेशन के जरिए ही किया जाएगा, इसमें कोई चेंज की जाएगी। तो इसकी मिसाल मैं देता हूं आपको मैं। This issue with the approval of the competent authority on member higher operations FER Islamabad and shall be applicable with effect from the refund filed in month of March 2023। मार्च 2023 से इन्होंने एप्लीकेबल किया था और नीचे लिस्ट काफी लंबी उन्होंने लगाई थी जिन लोगों ने किया था। अब उन्होंने ये जो आखिरी पैरा कहा उन्होंने कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें इससे निकल, इस एम्बिट से निकल जाए, फास्टर में आ जाए, कुछ चीज आप समझते हैं कि ये चीज इसमें जिसका इनपुट ठीक है और आना चाहिए, वो फील्ड फार्मेशन से रब्ता करके हम फील्ड फार्मेशन से हमें भिजवाएं, हम उसे देख के तो फिर इसे अलाउ करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक जो नई चीज आई, नई चीज में ऐड हुई, बाकी हमने क्या किया हुआ था, तो इसमें जो नई चीज ऐड हुई वो एक सर्कुलर आया, उसमें उन्होंने कहा जी 50% जो एक्सपोर्ट्स है, जो सेक्टर है एक्सपोर्ट का सेक्टर है, जो 50% से अब लाइक हमारा सर्जिकल सेक्टर है, मैं सर्जिकल की बात करता हूँ या लेदर की बात करता हूँ। मैं लेदर की बात करूँ, लेदर में मैं लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये लेदर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जो वो जीरो रेटेड आइटम्स हैं। इनके साथ साथ मैं बूट्स भी एक्सपोर्ट करना शुरू करता हूँ उसी फर्म के ऊपर। अब बूट्स जो है वो जीरो रेटेड सेक्टर में फॉल नहीं करते। होगा ये कि अगर तो 50% एक्सपोर्ट 3 सालों के अंदर 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट होगी लेदर गुड्स की, तो फिर तो हम फास्टर में रहेंगे। अगर 50% से कम एक्सपोर्ट होगी उस चीज की एक्टिविटी लेके हमने मैन्युफैक्चरिंग ली है, तो फिर वो फास्टर से निकल के मैनुअल आ जाएगा, उसकी अमाउंट भी मैनुअल ही आएगी। अभी इस हद तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर दीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं प्लीज। सर वो अगली चीजें बिल्कुल डिफरेंट चीजें आ जाएंगी।